एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे दो टर्म हैं, कैपिटल और स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम थ्योरीज देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती हैं। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल की, तो आपका कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होती है आपकी, जो भी आपका फर्म या आपकी कंपनी है उसके पास जो फंड होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इट मीन्स वो पूंजी, वो फंड जो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, नॉट अदर पर्पस। जो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो कैपिटल होता है। अब आप इन्वेस्टमेंट, कंपनी किस किस फंड को इन्वेस्ट करती है? इक्विटी से जो फंड लेती है उसे कंपनी इन्वेस्ट करती है। प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो फंड रेज करती है कंपनी, उसे भी इन्वेस्ट करने के लिए ही फंड को लेती है। डिवेंचर इशू करके, मतलब डेब्ट, लोन, बोरोइंग करती है कहीं से, वो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ही करती है। और आपका एक आता है रिटेन अर्निंग, ये भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ही करती है। लेकिन जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसमें दो ही फंड लिए गए हैं आपके कैपिटल के, इक्विटी और डेब्ट। इट मीन्स क्योंकि भाई इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटिव, डेब्ट मतलब जो भी बोरोइंग है, मतलब दो तरह से करेगी कंपनी, या तो बोरो करेगी या फिर ओवन कैपिटल, उसकी खुद की कैपिटल होगी ओनर की, उसे इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पे ओनर की कैपिटल ली है और बोरो करेंगे जो कैपिटल वो ली है, मतलब इक्विटी और डेब्ट इन दोनों को लिया है। किसको? इक्विटी एंड डेब्ट या डिबेंचर। ओके, तो इन दोनों की हम कैपिटल में बात करेंगे। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है इन दोनों का प्रपोर्शन या रेशो, किस रेशो में है, मतलब किस रेशो में यूज़ कर रहे हैं आप, किस प्रपोर्शन में यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर। कि आप डेब्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है इनका स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टडी क्यों करते हैं? वाई वी स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर? तो जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हम इक्विटी और डेब्ट को देखते हैं, उनका प्रोपोर्शन देखते हैं, क्यों उन्हें किस प्रोपोर्शन में लिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं हम कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी। जो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालेंगे वो दो टर्म पे फोकस करेगी। जो हमारा डेब्ट इक्विटी का रेशो ऑप्टिमम होगा ना, वो एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपका उस पॉइंट पे मिनिमम होगा, और जो फर्म की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म, वो मैक्सिमम होगी। सिंपल समझो, जब कॉस्ट कम होगी तो फर्म की वैल्यू तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड के लिए कम पे करना पड़ रहा होगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी फर्म की वैल्यू तो ज़्यादा होनी है, बढ़नी है कि भाई ये अच्छा मार्जिन कमा रही है कंपनी, तो अच्छी कंपनी है, अच्छे से वर्क करिए, इफिशेंटली यूज़ करिए। तो यही है कि अपने जो कैपिटल है ना उसका इस तरह से स्ट्रक्चर करना, ऐसा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर करना ताकि कॉस्ट कम हो। कॉस्ट कम होगी तो फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जानी है। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टडी हम इसीलिए करते हैं। ओके, तो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, हाँ, आप फाइनेंस में जो भी स्टडी कर रहे हैं फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो इसीलिए करते हैं। फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्म का मोटिव है शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना, वो अचीव होगा। तो इसीलिए हम इनकी स्टडी करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की।
अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग थ्योरीज दी हैं। किसी भी थ्योरी में एक फिक्स्ड परसेंटेज या प्रोपोर्शन नहीं बताया कि आपको इक्विटी इतनी यूज़ करनी चाहिए और डेब्ट इतना यूज़ करना चाहिए, बट अपने अपने व्यू दिए हैं उन्होंने, और हम उनकी स्टडी करेंगे अपने लेक्चर में। फर्स्ट थ्योरी है आपकी नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच ये क्या बोलती है भाई? ये थ्योरी कहती है कि जो डेब्ट है ना उसकी कॉस्ट कम होती है और इक्विटी की ज़्यादा होती है। मतलब ये रिलीवेंट होती है कि डेब्ट का फर्क पड़ता है। रिलीवेंट थ्योरी। आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम इरिलीवेंट होती है। अब आप सोचेंगे रिलीवेंट क्या है, इरिलीवेंट क्या है। यहाँ पे दो तरह की थ्योरी दी गई है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जो डेब्ट का प्रोपोर्शन है उसके कम या ज़्यादा होने का कैपिटल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है, मतलब फर्म की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। और एक कहती है कि जो डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है उसका फर्म की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे कि फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता। तो जहाँ पे डेब्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मतलब कॉस्ट कम होती है डेब्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करने से, वो रिलीवेंट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलीवेंट माना गया है। और जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को ये कहा गया है कि इनका कोई भी प्रोपोर्शन हो फर्म की कॉस्ट पे, कैपिटल की कॉस्ट पे या फर्म की वैल्यू पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने का, वो होती है इरिलीवेंट अप्रोच। यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल है ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, और जो ये एमएम है ये भी आपकी इरिलीवेंट है। तो इन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहेगा नेट इनकम अप्रोच। आज हम इस अप्रोच को समझेंगे, किस पर्सन ने दी है, क्या क्या इसमें एजम्पशन है, क्या क्या इसकी थ्योरी है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं चारों थ्योरीज, उनमें जो अजम्पशन है ना ये कॉमन होनी है। इनसे अलग सबकी अलग अलग अजम्पशन होंगी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए ये अजम्पशन कंपलसरी है, हर थ्योरी में अज्यूम किया गया है। तो ये बेसिक अजम्पशन है। फर्स्ट क्या है, इक्विटी और डेब्ट टू सोर्स होंगी, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी और डेब्ट होंगे, डेब्ट होगा और आपका, मैंने बात कर ली है क्योंकि हम ना तो प्रेफरेंस को लेने वाले हैं ना ही हम रिटेन अर्निंग को लेने वाले हैं कैपिटल में, सिर्फ दो कैपिटलों की बात होगी, इक्विटी और डेब्ट। उसके बाद जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई टैक्स नहीं होना। पेइंग 100% ऑफ इट्स अर्निंग बाय वे ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग होनी ही नहीं है। जो भी कंपनी कमाएगी वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के उसमें पे कर देगी, कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं करने की कंपनी, ये भी अज्यूम किया गया है, इसीलिए हम रिटेन अर्निंग को नहीं लेने के। और assets of company are given and these are not expected to change over the period of time, मतलब जो कंपनी के एसेट्स दिए गए हैं वो चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर गिवन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वही कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा आपका EBIT, वो आपका चेंज नहीं होने का और ना ही उसको ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन रखे जाने की। फिर बिजनेस रिस्क इज ट्रेटेड कांस्टेंट एट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जो बिजनेस का रिस्क है, अब ध्यान रखना बिजनेस का मतलब इंटरनल रिस्क जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो रिस्क यहाँ पे माना जाता है कि कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एंड एट लास्ट देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ए कंपनी कैन अल्टर इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसमें यह कहा गया कि शेयर को ट्रांसफ़र करना है
या आपको डेब्ट को ट्रांसफ़र करना है, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। सिंपल बात ये कही गई है ये। तो ये अजम्पशन जो हमने अभी पढ़ी, ये हमारी चारों जो थ्योरी हैं सबके लिए रिलीवेंट है, सब में अप्लाई होंगी। अब स्टेप बाय स्टेप हर थ्योरी अपनी अलग अजम्पशन भी लेके चलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी से, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है? नेट इनकम अप्रोच वर्ड से देखो आप, नेट इनकम अप्रोच। यहाँ पे नेट इनकम कैलकुलेट की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी आपकी जो क्या है ओवरऑल वैल्यू निकाली जाएगी फर्म की, एंड देखा जाएगा कि वो इंक्रीज़ है या मतलब वैल्यू हाई हुई है या डाउन हुई है, ये कंप्यूटेशन करा जाएगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं नेट इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया, मतलब ये कहा गया इस थ्योरी में, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट है केडी, वो कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्यों? तो जो हमारे इकोनॉमिक्स थे डूरान डेविड, उन्होंने कहा कि जब हम डेब्ट लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, हमने लोन लिया तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। जब हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो इंटरेस्ट पे होने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाना है। प्रॉफिट कम होगा तो उस पर टैक्स भी कम पे किया जाएगा। तो वो जो अमाउंट है जो उस पर टैक्स पे कम टैक्स पे किया गया, हमें वो एक तरह से हमें रिलीफ मिल जाता है, जो कि हमारी डेब्ट की कॉस्ट को कम कर देता है। ध्यान रखना, तभी अप्लाई है। अगर कंपनी में कंपनी की इनकम इतनी है कि वो टैक्सेबल है, प्रॉफिट इतना है कि वो टैक्सेबल है, तो वहाँ पे ही कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होगी। अगर कंपनी ऐसी है कि भाई उसकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम भी नहीं होने की। तो यहाँ पे बात करें अगर, ध्यान देना, ये आपका ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे आपकी डेब्ट और यहाँ पे आपकी इक्विटी। आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बढ़ती जा रही है, ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहीं पे है, ध्यान देना। इक्विटी का ये वाला है, ये यही जा रही है इसी पॉइंट पे के ई, लेकिन के डी आपकी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे इतनी 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 इतनी, लेकिन के ई आपकी यही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, लेकिन के ई यही है हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो सॉरी देखो यार, एक बार दोबारा से बनाते हैं। ये हो गया डी, ये हो गया ई, तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो ओवरऑल का कॉस्ट टैक्स के इफेक्ट से क्या होगी, कम होती चली जाएगी। आपकी नेट इनकम अप्रोच ने यही कहा, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी इस अप्रोच को। डूरान डेविड ने ये अप्रोच दी। रिलीवेंट अप्रोच है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ता है। रिलीवेंट अप्रोच, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो इन द वैल्यू ऑफ फर्म। वही जो हमने बात की थी, जब कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और कैपिटल की कॉस्ट कम होगी तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके। नेट इनकम अप्रोच इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दैट सजेस्ट दैट ए कंपनी वैल्यूज इज मैक्सिमाइज व्हेन इट नेट इनकम इज मैक्सिमाइज। जब उसकी नेट इनकम मैक्सिमाइज होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी मैक्सिमाइज होगी, वैल्यू इज मैक्सिमाइज। और यहाँ पे वही हुआ, कॉस्ट कम होने से
जो होगा ना, कॉस्ट कम होने से इनकम बढ़ जानी है कंपनी की, और इनकम बढ़ जाएगी तो उसकी फर्म की वैल्यू भी बढ़ जानी है। अब यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मूलों को ध्यान रखना, अब क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज़ होंगे। फर्स्ट जो इस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू S प्लस बी। V क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म। S क्या है? S है आपका, जस्ट अ मिनट, S आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड बी आपका मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो इसने ये कहा कि जो फर्म की वैल्यू होगी, वी क्या है? फर्म वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म बराबर होगी मार्केट इक्विटी की मार्केट वैल्यू और डेब्ट की मार्केट वैल्यू के। ओके, तो ये एस निकालने का फॉर्मूला दिया। एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये एन आई क्या है? नेट इनकम। नेट इनकम कैसे निकलेगी? जो आपका इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, यहाँ पे नीचे समझाएंगे तो थोड़ा सुन के और इसे डिनोट कर लेना। नेट इनकम होती है आपकी एन आई नेट इनकम होती है, और ये होती है इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, और अगर हमारे पास टैक्स भी है तो टैक्स को माइनस कर देते हैं, तब जो अमाउंट बचती है वो हमारी नेट इनकम होती है, जो हमारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अपॉन के ई है आपका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब कि हम इक्विटी को किस रेट से कैपिटलाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अपना के ओ इज इक्वल टू ई पी आई टी अपॉन वी। ई पी आई टी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दोनों एक ही बात है। ई पी आई टी को फर्म की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा के ओ मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो भी इक्विटी और डेब्ट दोनों का एक साथ मिलके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, तीनों फॉर्मूले याद हो गए, तीनों समझा दिए। अजम्पशन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। अजम्पशन क्या है इसकी? नेट इनकम अप्रोच की हमने बता दिया था, कॉस्ट जो है डेब्ट की कम है, इक्विटी की ज़्यादा है, टैक्स इम्पैक्ट लिया जाता है इसमें, और आपका जो है वो देख ही लो यहाँ पे, नेट इनकम इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ फर्म वैल्यू। जो नेट इनकम है फर्म की वैल्यू का प्राइमरी ड्राइवर होता है। डेब्ट फाइनेंसिंग इंक्रीज नेट इनकम थ्रू टैक्स शील्ड्स। हाँ, बात कर ली हमने डिविडेंड का, जो डिविडेंड है वो नेट इनकम को इंक्रीज करता है टैक्स शील्ड से, मतलब टैक्स में डिडक्शन दिलाने से, टैक्स को कम कराने से फर्म की इनकम को इंक्रीज करता है। और कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी बात होगी है, मैंने आपको समझा दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ड्यू टू टैक्स इफेक्ट। वही की पॉइंट क्या है यहाँ पे? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी दैट मैक्सिमाइज नेट इनकम। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगी जहाँ पे डेब्ट का और इक्विटी का मिक्स इनकम को मैक्सिमाइज करेगा। फिर डेब्ट फाइनेंसिंग, इंक्रीज नेट इनकम थ्रू टैक्स लीड रिड्यूसिंग टैक्स। डेब्ट फाइनेंसिंग में वही टैक्स का इफेक्ट बता दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ये के ओ की बात चल रही है। के ओ दोनों का निकालते हैं ना, के ओ ई बी आई टी अपॉन वी, वही ये की पॉइंट थे। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके इस टॉपिक से नेट इनकम अप्रोच से क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे। क्वेश्चन पढ़ो। अनमोल लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल EBIT ऑफ ₹2 लाख।
द कंपनी हैज़ ₹80 लाख इन 10% डिवेंचर, सॉरी 80 नहीं 8 लाख है, ये पॉइंट लग रहा है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 12.5%। ओके, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग नेट इनकम थ्योरी, ऑल्सो स्टेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी है और नेट वो फर्म की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें दिया क्या है, हमें EBIT दिया है 2 लाख, हमें डिवेंचर दिया है 8 लाख के 10% डिवेंचर। ओके, हमें कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 12%। अब हमें फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करनी है। लेट्स डू इट। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना या कहीं पर नोट कर लेना और आगे सॉल्यूशन देख लेना। तो आपका EBIT दे रखा है 2 लाख। हमें क्या करना होगा, हमें निकालनी है फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्म की वैल्यू निकल जाती है कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो हमें क्या चाहिएगी, मार्केट वैल्यू इक्विटी की निकालनी है, तो हमें नेट इनकम चाहिएगी और कैपिटलाइजेशन रेट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 12.5%। हमें नेट इनकम निकालनी है। नेट इनकम निकालते हैं। जो आपका EBIT दिया था 2 लाख का, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 80,000 का माइनस कर दिया, तो आपकी ये आ गई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर हम इसे कह सकते हैं नेट इनकम। यहीं पे कैसे आ गई, क्योंकि टैक्स नहीं है, बिकॉज 2 लाख है भाई, लिमिट तो 3 लाख है टैक्स पे करने की, तो 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। नेट इनकम आपकी आ गई 1,20,000। आगे नेट इनकम है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें 12.5% दे रखा है। तो हम क्या निकालते हैं, फर्म की वैल्यू के लिए भी हमें इक्विटी की वैल्यू चाहिएगी और हमें डेब्ट की वैल्यू चाहिएगी, मार्केट वैल्यू। इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेना। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे है, ये वो हो गया नेट इनकम अपॉन KE, वही करा। KE से 12.5% ना लिख के हम इसे ऐसे लिखेंगे 1,20,000 अपॉन 12.5 और ऊपर गुना 100। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसे हम। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 9,60,000। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आना है। तो ये आपकी क्या आ गई, S मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। निकालनी हमें V है, उसके लिए हमें S और B चाहिएगा। S मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, देखो ऊपर दिखा देती हूँ, ये देखो, हमें V मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए S मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और B मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट चाहिए। तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट B कितना है, डेब्ट की मार्केट वैल्यू हमने क्वेश्चन में देखा था 8 लाख, डेब्ट की मार्केट वैल्यू 8 लाख। दोनों का सम अप कर दो, वट 9,60,000 प्लस 8 लाख, दोनों को सम अप करेंगे तो 17,60,000 बैठे। ये आपका आ गया फर्म की वैल्यू। कंप्यूट कर दिया, हमारा फर्स्ट वर्क हमने कर लिया। सेकंड कहा उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने ऊपर भी फॉर्मूला डिस्कस करा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों की निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका EBIT अपॉन V, वही हमने क्वेश्चन में करा। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे, अपॉन V मतलब फर्म की वैल्यू।
फर्म की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। EBIT हमारी 2 लाख थी, फर्म की वैल्यू 17,60,000 निकली, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 11.36%। हमारी कॉस्ट भी निकल गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हमारी फर्म की वैल्यू भी निकल गई। इस तरह करने हैं आपके जो नेट इनकम अप्रोच है। देखो क्वेश्चन में लिखा आएगा, ये नहीं कि आपको खुद से निकालना है, क्वेश्चन में लिखा आएगा नेट इनकम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब आपको ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एनुअल EBIT ऑफ ₹2 लाख। देखो इसे ना मैं आपको थोड़ा कैजुअल वे से कराती हूँ। हमें EBIT दी हुई है 2 लाख की। द कंपनी हैज़ 8 लाख इन 10% डिबेंचर, तो हमें 8 लाख के डिबेंचर दिए हुए हैं 10% से। तो ध्यान रखना, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 8 लाख है, इंटरेस्ट हमें 10% का पे करना है। इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट दिया है हमें 12.5%। ओके, कंपनी डिसाइड टू राइज 2 लाख रुपीज़ बाय इशूइंग 10% डिबेंचर, तो 2 लाख रुपये और 10% के डिबेंचर से कंपनी को रेज करना है। तो डिबेंचर टोटल कितने हो गए, 8 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख, 10% रेट है दोनों पे। यूज़ द प्रोसेस देयर रिडीम इक्विटी शेयर टू रिडीम इक्विटी शेयर, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग नेट इनकम थ्योरी। करते हैं। EBIT 2 लाख दिया हुआ है। इंटरेस्ट, अब हमने इंटरेस्ट डिबेंचर पे देना है। डिबेंचर कितने हैं, डिबेंचर आपके 8 लाख ये हैं, 2 लाख ये हैं, 10 लाख हैं, और 10% से ये दोनों पे। अगर ऐसा होता है इस पे 10% और ये 8% से, तो उसका इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, इसका अलग। लेकिन यहाँ ओवरऑल 10 है और उस पर 10% से इंटरेस्ट देना है, तो हम यहाँ पे एक साथ कंप्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% ऑन 10 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख का हमारा इंटरेस्ट आ गया। नेट इनकम आ जाएगी आपकी 2 लाख में से 1 लाख गए, 1 लाख। की वैल्यू 12.5% दे रखी है। कंप्यूट करते हैं। नेट इनकम 1 लाख अपॉन में 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इन्हें कंप्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 लाख। 8 लाख आ जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जैसे हमने ऊपर कंप्यूट करा वैसे ही यहाँ पे। अब इक्विटी में जब डिबेंचर की मार्केट वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वही हमने करा, इक्विटी की वैल्यू 8 लाख है, उसमें 10 लाख डिबेंचर की वैल्यू ऐड करी, तो हमारा आ गया 18 लाख फर्म की वैल्यू। ओके, फर्म की वैल्यू निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO से डिनोट करेंगे। EBIT हमने देखा हमारा था 2 लाख, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता। फर्म की वैल्यू हमने 18 लाख निकाल चुके थे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 11.11%। ओके, तो मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जो आए तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। उसमें हम अपने जो बचे हुए 3 टॉपिक हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम और ट्रेडिशनल अप्रोच, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो मोदीगलानी मिरर अप्रोच है ना, उसे करेंगे अपनी थर्ड वीडियो में, इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की, बिकॉज वो बहुत रिलीवेंट है और ज़्यादातर उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसे लास्ट में करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखना।